गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 दिसंबर है, तो डेली न्यूज पेपर एनालिसिस में आप देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। यह यूजफुल होगा आप लोग के लिए, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए। इसमें जो भी न्यूज़ कवर किया जाता है वो पीआईबी के सोर्स लिए जाते हैं, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और पीटीआई से आपको कवर किया जा रहा। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स टॉपिक क्या है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मिले आदिम युग के शैल चित्र, जिसमें भीमबेटका के समकालीन आपको यह दिख रहे हैं। तो इसमें क्या हम पीटी फैक्ट और मेंस फैक्ट हम निकाल सकते हैं इस टॉपिक से, इसे हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद MOSSPI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी की प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा, वो पीटी फैक्ट से, मेंस फैक्ट से, इंटरव्यू फैक्ट से। तो हम इसे अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, चीन में दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। यह क्या इस प्रौद्योगिकी को किस रूप से बदलेगा, ट्रेन गतिमान जो ट्रेन है उसके तकनीक को कैसे बदलेगा, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देश भर में नवंबर में गुणवत्ता के मानक पर खरे नहीं उतरे दवाओं के 111 सैंपल। तो यह किस रूप से चिंता का विषय है, यहाँ से किस प्रकार के पीटी फैक्ट कवर किए जा सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार घटा, रुपये का भी सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया है। तो इससे क्या हम हमारे लिए किस इकोनॉमी को किस रूप से प्रभावित करेगा, आयात निर्यात को कैसे प्रभावित करेगा, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम मेंस के टॉपिक में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा और यह खासकर ध्यान रखिएगा, यूपीएससी और बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वहाँ पर यह टॉपिक महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत के लिए बढ़ती रणनीतिक चुनौतियाँ क्या है, विदेश नीति क्या है, विदेश नीति के प्रभावित कारक क्या है, इन सारे संदर्भों को यहाँ से पूछा जाता है। तो इसे जरूर हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आज भी आप लोगों के लिए जो ये ऐसे का टॉपिक है वो उतना खास नहीं था पेपर में, तो हम उसे उसी संदर्भ में कवर करेंगे जिसमें मेंस के टॉपिक से ही कवर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले डीएनए जो आप लोग को लिया जा रहा है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसके कोर्स किस रूप से आप लोग के लिए दिए जा रहे हैं, प्राइम और बेसिक बैच। प्राइम में आप लोग बहुत सी फैसिलिटी दी जा रही है, 1 by 1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन दिया जा रहा है, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जा रहा है और आंसर फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जाता है। डेली क्लास नोट्स आप लोग को दिया जाता है, पीपीटी भी उपलब्ध कराया जाता है। तो आप इसे युक्तिया इसके ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट 1 by 1 आप क्यों भी क्यूरी हो इस डीएनए से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, हम बात कर सकते हैं। बेसिक प्राइस में जो होगा, बेसिक बैच में आप लोग को डेली पीपीटी उपलब्ध कराया जाए, तो क्लास के जस्ट 1-2 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दिया जाता है और यह बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के, युक्तिया इसके यूट्यूब चैनल पर। तो आप वहां से इसे वॉच कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बैच के प्राइस की बात कर ले तो बहुत ही बेसिक प्राइस रखे हम लोग हैं। बेसिक प्राइस 999 है, पर ऑफर के साथ हम लोग 599 भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसे स्कैन कीजिएगा, इस बैच तक आप पहुंच जाइएगा। बेसिक बैच जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है और यह कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर्स की होगी। इसके साथ साथ आप लोगों को 2023 का करंट आपको उपलब्ध हो जाएगा, 2024 जो वर्तमान में जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, आपको वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इसे जरूर कवर कर सकते हैं, जो भी आप मेंस दे रहे, आगामी पीटी देंगे उसके लिए। और खासकर जो भी सेक्शन जो बच्चे मिसगाइड होते हैं, कैसे हम करंट को मेंस के साथ जोड़कर हम देखें, कवर करें, अपने स्टैटिक्स टॉपिक के साथ जोड़कर देखें, तो उनके लिए यह बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब केवल बात यहाँ यह नहीं होती है कि केवल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं चीज़ों को कवर करने का, इसके साथ आप जो हमारे PYQ पहले के कवर हुए, बीपीएससी की बात कर ले या अदर स्टेट की बात कर ले, पहले आप जाके PYQ को देखिए, हमारे टॉपिक को मिलाइए, क्या वो उस तरीके से टॉपिक कवर हो रहे हैं या नहीं, तभी जाके ये बैच लीजिएगा। देखिए, हमारे द्वारा 2 फैसिलिटी आप लोगों को स्पेशल दिया जा रहा है, जिसमें DMP अर्थात डेली मेंस प्रैक्टिस कराया जाता है और 1 by 1 मेंटरशिप उपलब्ध कराया जाता है। तो यह सिर्फ प्राइम बैच के लिए है, 1 by 1 मेंटरशिप। तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए, चीज़ों को कवर कीजिए। देखिए, 500 और 600 रुपये से कुछ होता नहीं है, पर इससे चीज़ें क्या होती है, क्लियरिफिकेशन हो जाती है। हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं किस चीज़ें को हम लोग करना, कितना करना, किस सीमा, किस हद तक करना है, तो भटकाव कम होता है। तो आप इसे जरूर कवर कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर हमें कीजिएगा। कहीं भी हो आप, टेलीग्राम चैनल पर हो, हाँ वहाँ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल पर देखिए, पेपर कटिंग डेली वहाँ दिया जाता है। पेपर कटिंग जो अलग, जो इसके अतिरिक्त भी कुछ स्लाइड ऐसा होता है जो केवल आप उसे एक नज़र देख लें, उसके लिए आप हमारे
हमारा जो व्हाट्सएप चैनल वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी जगह उपलब्ध है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक सभी जगह आप इसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्रिलिम्स के कुछ टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस टॉपिक में, देखिए ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में मिला है आदिम युग के शैल चित्र, भीमबेटका के समकालीन माना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में यह है रायसेन, रायसेन जिले में स्थित उरदेन गांव में एक शैलाश्रय में दीवारों में उत्कीर्ण है पशुओं और इंसानों के चित्र। इस चित्र को आप अच्छे से देखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में आपको पीटी फैक्ट के तौर पर, मेंस फैक्ट के तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या इंटरव्यू में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसे एक नज़र जरूर डालना। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को क्लियर कर ले। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र है वो क्या होते हैं। मानव इतिहास के सबसे शुरुआती अभिव्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। यह शैल चित्र जो होगा रोक पेंटिंग के तौर पर गुफाओं में, पत्थरों में और चट्टानों पर बनाए गए चित्र, जो उस समय के मनुष्य की कला, संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा अपने मेंस में, कि मनुष्य की कला को बताता था, उसकी संस्कृति को बताता था, जीवन शैली कैसी थी उस शैल चित्र से हम पता कर सकते हैं, उसके गुफा चित्रों से हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर शैल चित्रों के पाषाण युग अर्थात स्टोन एज के दौरान यह बनाया गया। तो पाषाण युग क्या था, स्टोन एज के संदर्भ में यहाँ पर चीजें स्पष्ट होती है। प्रागैतिहासिक जो शैल चित्र है उसके ध्यान रखिएगा, अत्यंत प्राचीन मानी जाती है, अतीत यानी बीते हुए काल, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक है न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्टोरिक कहा भी जाता है। इसे समझिएगा, जिसके साक्ष्य उपलब्ध ना हो, जिसके कोई पुस्तक जिसमें हम रचना ना कर रखे हो, उसके लिखित दस्तावेज न, उसे प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक शैल चित्र के तौर पर वर्गीकृत करते हैं। ध्यान रखिए, आमतौर पर चट्टानों पर बनाया जाता है। इन शैल उत्कीर्ण को शैलोकीर्ण अर्थात पेट्रोग्राफी कहा जाता है। ये सब आप फैक्ट याद रखिए। भारत में खोज, अगर भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज हम बात करें 1867-68 में प्रथम पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड क्लाइव के द्वारा किया गया। ध्यान रखिए, यहाँ दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ PYQ में यहाँ से भारतीय नाम पूछा गया है। तो इस तरीके से जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं रिवीजन करते हैं, आप क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ से PYQ प्रश्न पूछा है, और देखिए किस प्रकार से PY क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको अभी आगे डिटेल में बात करूंगा। देखिए, किसी भी टॉपिक का अधिक जानकारी होना अति बात है, पर वो जानकारी जरूर होना चाहिए जो PYQ में आ रहे हैं या उसके समकक्ष आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह से प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर शैल चित्रों में अवशेष वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं के दीवारों पर पाए गए हैं। क्लियर है। इसके प्रमुख चरण प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करें, 3 चरण महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें उत्तर पाषाण युगीन चित्रकला है, मध्य पाषाण युगीन चित्रकला है, ताम्र पाषाण युगीन चित्रकला है। अब मैंने आप लोगों को याद होगा, गूगल मीट मैंने कराया था, याद हो गूगल मीट, जब बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था, बीपीएससी का एग्जाम कर रहा था, मैंने इसके बारे में विस्तृत चर्चा किया था आप लोगों से, याद है। तो आप वहां से इसे कवर कर लीजिएगा ताकि चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सके। रिवीजन देखिए, सभी टॉपिक आपके सिलेबस से ही होते हैं, उसको जितना दफ़ा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही क्लियर होगा, चीज़ें और भी एक्सप्लोर होगी। तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से PPT PDF आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं वहाँ के, तो आप वहाँ से कवर कर लेंगे। देखिए, भीमबेटका शैल चित्र की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के विंध्यंस रेंज में भोपाल के दक्षिण स्थित है, जहाँ 500 से अधिक शैल चित्र उपलब्ध है या पाए गए हैं। यह भी मानिएगा, भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में VS वाकनकर के द्वारा किया गया। देखिए, यहाँ से PYQ प्रश्न पूछा गया। एक चीज मैं अभी बोला था, PYQ पूछा। देखिए, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम पुरातत्व जो है भारत में शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, 1867-68 में आर्कीबोल्ड क्लाइव के द्वारा किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर भारत में बोल रहा है, पर भीमबेटका से संबंधित तक पूछे तो आपको याद रखना है, भीमबेटका की खोज सर्वप्रथम 1957-58 में VS वालकर के द्वारा किया गया, और यहीं से PYQ प्रश्न पूछा है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपको 2011 में पूछा गया है, तो इस तरीके से याद रखना है। अब यह वर्ष 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में से शामिल कर लिया जाता है। समय सीमा की बात
बात करें, यह पुराना चित्र है जो लगभग 30,000 वर्ष पुराना होने का अनुमान गुफाओं में होने के कारण सुरक्षित है, यह बातें की गई है। अब भीमबेटका कुछ स्थानों पर चित्रों की संख्या 20 परतें तक है, एक दूसरे के ऊपर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से बसावट की भी बात यहाँ से उभर कर सामने आती है, अर्थात एक ही गुफा पर विभिन्न, हो सकता है विभिन्न वंशों के लोग रहते होंगे, वहीं पर बसावट करते होंगे। यह भी हो सकता है एक, मान लीजिए यहाँ पर गुफा में आया एक समय में, मान लीजिए एक वर्ष 50 वर्षों में एक कोई यहाँ परिवार अपना वास किया होगा, फिर वो पतन हो गया, उसका वंश का नाश हो गया, तो दूसरा आके फिर कालखंड में आकर रहा होगा, यह भी हो सकता है। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 20 परतों का तक के लेयर मिले हैं एक ही चित्र पर, अर्थात उरेके गए हैं एक ही चित्र पर 20 परत के तौर पर। तो इसे याद रखना। भीमबेटका के चित्र उत्तर पुरापाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण युगीन, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकाल युग के हैं। हालांकि अधिकांश चित्रकालीन मध्य पाषाण युग के ही हैं। यहाँ पर लगभग सभी कालखंड के यहाँ पर चित्रकला मिले हैं, शैल चित्र कला प्राप्त हुई है, पर सबसे अधिक मध्य पाषाण युग के यहाँ पर चित्र शैली प्राप्त हुई। ये सब सारे फैक्ट याद रखना है भीमबेटका के बारे में। चलिए आते हैं वर्तमान न्यूज के बारे में। तो देखिए यहीं से आपको चीजें समझ में आएगी कि न्यूज कैसे हमको टैकल करना है। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में जो प्राप्त हुआ भीमबेटका में ना, वो करीब 51 किलोमीटर दूर पर रायसेना जिला में शैल चित्र मिले, जो उर्देन गांव में, याद रखिएगा उर्देन गांव में पहाड़ी पर ऐसी गुफाएं मिली जिसमें प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए दावे किए जा रहे हैं, पुरातत्व बोलते हैं कि ये चित्र 10,000 से 30,000 साल पुराने। तो भीमबेटका लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। तो इस तरीके से उसी कालखंड की ये बात बताई जा रही है। अब है कि यह जो कहाँ है, रायसेना से भोपाल मार्ग में स्थित जाखा से बाईं ओर मुड़कर ये सब गांव है, वहां पर बातें की गई है। अब ध्यान रखिए एक ही गुफा में 100 से अधिक चित्र देखने को मिले हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं पुरातत्व से कहीं ना कहीं बेहतर संसाधन के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, जो हमें मानव बसावट को और भी नजरिया बदलने का प्रयास करेगा। अब इसके लिए ध्यान रखिए इसके जीवन शैली, कबीले की लड़ाइयाँ, शिकार और जानवरों के चित्रण किया गया। देखिए यहाँ पर जानवर के चित्रण आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कबीला देखने को मिल रहा होगा। यह चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, शिकार करते हुए एक धनुष में दिख रहा होगा। देखिए यहाँ भी शिकार कर रहा है, यह भाला से हो सकता है, भाला दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पुरातत्व रुचि में रायसेना कुणाल कुंकर के शैला से ग्रहण छानबीन की, यह ध्यान रखिएगा। उर्देन गांव शैला से है, अर्थात जो शैल चित्र है विश्व धरोहर जो भीमबेटका के समकालीन ही है। जो गांव में ऐसी 50 से 60 गुफाएं हैं जहां पर मिले चित्र शैल 10,000 से 30,000 पुराने। ये सब फैक्ट याद रखना है। तो कुल मिलाकर बात यही है जो मैंने आगे बात की थी पहले, कि भीमबेटका के समकालीन जो इतिहास है वो वर्तमान में आपको मध्य प्रदेश के किस गांव में, रायसेन जिले के आपको जो गांव है आपको उर्देन गांव है, वहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब फैक्ट याद रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर। चलिए ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जो दिया गया उसे भी एक दो नज़र आप जरूर देख के जाइए। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को एकदम मिसलीड ही करके निकल जाइएगा। अब चलिए चित्रों का विषय क्या रहता था इसके संदर्भ में, इसे याद रखिएगा। जैसे प्रागैतिहासिक काल के पुरुषों ने अपने रोजमर्रा के जीवन के दृश्य अभिलेखों के लिए चित्र बनाया था। इसमें मनुष्यों की घड़ी जैसे रूप दिखाया गया, हाथी, बाइसन, हिरन, मोर, सांप जैसे विभिन्न जानवरों के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए विभिन्न चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको। तो यह ध्यान रखिए, शिकार के दृश्य आपको देखने को मिल रहे होंगे, जब पिछले चित्र में आप लोग को युद्ध के दृश्य भी इसमें दिखते हैं। फिर सरल ज्यामितीय आकृतियां भी दिखती है, प्रतीक बनाए गए। तो आपको ये सब फैक्ट याद रखना है कि मान लीजिए ज्यामितीय आकृति ऐसे बने होते थे, आपको ऐसे बने होते थे। तो इस तरीके से एक डंडी के आकार पर रेखा चित्र भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा रेखा चित्र के तौर पर भी वर्गीकृत किया जाता है। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। आज का प्रश्न है, देखिए ये भीमबेटका गुफाएं अपनी के लिए प्रसिद्ध, अर्थात निम्नलिखित डैश डैश के बारे में पूछा है। यहाँ पर कोई क्या भराएगा, नीचे दिए गए ऑप्शन मूर्तियों के लिए है, प्रसिद्ध है टाइगर उद्यान के शैल चित्रकला के लिए, गुफा चित्रकला के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप फंसिएगा, बहुत से बच्चे बोलेंगे गुफा कला है, बहुत से बच्चे बोलेंगे शैल चित्रकला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे उपयुक्त क्या होगा, यह इंपॉर्टेंट है। तो शैल चित्र जो कला है, तो ध्यान रखिएगा शैल चित्रकला पहाड़ों पर बनाया जाता है, पहाड़ों के अंदर भी बनाया जा सकता है, बाहर भी बनाया जा सकता है, पर गुफा कला आपको किसी गुफा के अंदर बनाया ही जाएगा। तो इस तरीके से इसका सबसे उपयुक्त जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट है, PYQ आप लोग बनाइएगा तभी जाके इसको
आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाइएगा। नहीं तो पता चले एग्जाम में तो आपने गुफा कला मार दिया, क्योंकि पहले मैंने गुफा कला भी बोला, बाद में शैलचित्र का सलाह भी बोला। इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब पी वाई क्यू में दिए गए क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार उत्तर निकलेंगे। क्लियर है? तो इसलिए पी वाई क्यू पर कमांड बनाने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ जो आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है, तो इसे याद रखिएगा, इसे कवर करने की जरूरत है। इसका आंसर आप लोग को मैंने अभी बता दिया, हालांकि क्योंकि इसमें मिसलीड हो रहा था इसी वजह से। पर आप लोग इसका उत्तर, जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं उसका उत्तर 7 PM के PM में जो युक्ति है इसका यूट्यूब कम्युनिटी है वहां पर अपलोड किया जाता है। वो आप वहां भी उत्तर दे सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। लगातार चीजों को कवर किया जा रहा है। चलिए, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छे से करके जाइएगा। देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में क्या किया, जिसे हम लोग MOSSPI कहते हैं, ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी किया मास प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय रिपोर्ट। तो यह क्या लाइन लेकर आता है आपके लिए, किस प्रकार से एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ से देखिए। आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं ना, मेंस आंसर राइटिंग जब लिखते हैं तो यहाँ डाटा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाटा फैक्ट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में तो आप यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ डाटा फैक्ट याद रखना, जैसे भारतीय अनाज, चीनी और नमक जैसे आइटम पर अपने खर्च कम कर रहे हैं, तो फल, सूखे मेवे, दूध जैसे आइटम पर उनकी खर्च बढ़ रही है। यह बातें इस रिपोर्ट में बताई गई, जो वर्तमान रिपोर्ट आया है। उपभोग व्यय में पान, गुटखा और अन्य तंबाकू पर हिस्सेदारी बढ़ रही है। सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से वर्ष 23-24 के लिए जो जारी किया गया कल प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग रिपोर्ट व्यय में जानकारी सामने आई। यहीं पर गांव में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय लगभग 4122 रुपये है, तो शहरों में कितना रुपये, 6996 रुपया। तो ये जरूर याद रखिएगा ये लाइन को, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर शहरी बात करें तो कितना है, 6996 रुपया, 6996 है। और वही गांवों की बात कर ले, ग्रामीण बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 41 है, लगभग आधा है आपको अप्रोक्स याद, आधा से थोड़ा सा कम है। तो इसे याद रखिएगा, 4122 रुपया यह व्यय करता है, अपने मासिक उपभोग के तौर पर खर्च कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा, यह अगर 22-23 की तुलना में उपभोग व्यय गांव में 9% और शहरों में 8% की बढ़ोतरी हुई। तो यह सब सारे फैक्ट याद रखें। यहाँ से डायरेक्ट कथन बना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो यह रिपोर्ट के संदर्भ में पूछ देगा। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी कथन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर आप लोग से पूछ देगा कि शहरों में कितना है, गांवों में कितना है और कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो गांव में कितना हुआ है, आपको गांवों में 9% और शहरों में 8% की बढ़ोतरी हुई, उल्टा कर देगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और गांव और शहर में परिवार में होने वाले व्यय खर्च के अंतर कम हो रहा है, यह बातें की गई है। अब ध्यान रखिएगा, 11-12 में शहर और गांव के व्यय में 84% का अंतर था, जो अब 70% रह गया। दोनों के बीच अंतर की बात करें तो 70% का अंतर है। 11-12 में औसत भारतीय उपभोग व्यय 53% खाने पर खर्च करता था, वहीं अभी 47% कर रहा था। खाद्य वस्तुओं का मूल्य बढ़ा, व्यय बढ़ा है। तो इस तरीके से अर्थात देखते हैं आप, रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं या इस प्रकार को कहीं भी ओकेजन पर जाते हैं तो खाने पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं। उपभोग व्यय आंकड़े की तुलना करने से पता चलता है कि गांव और शहर दोनों जगह अनाज, चीनी, नमक खरीदारी होने वाले खर्च में कमी, अर्थात जो पहले के जो कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, नमक, चीनी, ये सब अनाज जो घर में बना के खाया जाता था, वो कम हो रहा है। लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे, तो हो सकता है इससे भी चीनी का जो खरीद है, वो उस पर जो व्यय किया जा रहा है मूल्य, वो भी कम हुआ होगा। तो ये सब दूध और दूध उत्पाद, सूखे मेवे के लोग अधिक खर्च कर रहा था। इस प्रकार जो प्रोटीन युक्त खाना है, विटामिन से युक्त, मिनरल से युक्त जो खाना, उसे लोग क्या कर रहे हैं, उस पर अधिक व्यय कर रहे हैं। यह सब आंकड़े याद रखिएगा। देखिए, गांव और शहर दोनों जगह दाल पर खर्च में कमी आई, जो सबसे चिंता का विषय यहाँ पर देखा जा सकता है। दाल में कमी का मतलब है प्रोटीन की मात्रा में कमी होना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये चीजें याद रखनी है कि अगर दाल दाल जब आपके अनाज, आपके खाद्य के जो सामग्री उसमें शामिल होता है, तो आप कहीं ना कहीं जो बृहद जो पोषक तत्व है उसको प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से याद रखना, इस तरीके से चीजों को आप कवर करेंगे।
बेवरेज और प्रोस्टेट जो फूड होते हैं खासा खर्च हो रहा था, तो हम इस तरीके पिज़्ज़ा बर्गर या इस प्रकार से जो प्रोस्टेट खाद्य है उस पर खर्च कर रहे हैं। तो शहरी में अपने कुल उपभोग व्यय का लगभग इतना पर गैर खाद्य पदार्थों पर खर्च करता था, 60.32% गैर खाद्य पदार्थों पर खर्च करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर खाद्य पदार्थ पर 52% खर्च होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। वही यातायात पर हम बात करें तो गैर खाद्य पदार्थों शहरी लोगों का सबसे अधिक खर्च यातायात पर होता है। वही शहरी 13% व्यय मकान और किराए मनोरंजन पर करते हैं। सब फैक्ट याद रखना है। अगर हम बात करें राज्यवार हम बात करें तो बिहार सबसे कम है, जहाँ पर शहरी और ग्रामीण आपको ध्यान रखना है। ग्राम शहरी में कितना 50-80 रुपया शहरी क्षेत्र में, हालांकि ग्रामीण में आपको झारखंड से अधिक है यहाँ, तो याद रखिएगा झारखंड से मध्य प्रदेश से ये फैक्ट याद रखना है। पर शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर सबसे कम आपको क्या, सबसे पीछे बिहार है। उपभोग व्यय में बिहार सबसे पीछे है। तेलंगाना तमिलनाडु जैसे राज्यों में उपभोग व्यय भी बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश शहरी उपभोग व्यय से अधिक है। ये सब फैक्ट आपको दिया गया। ये चार्ट याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा शहरी शहरी उपभोग व्यय सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। तो ये सब फैक्ट आपसे पूछा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक किसमें है और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम किसके पास है उपभोग व्यय। ये सब आंकड़े याद रखना है। हालांकि ये उतना डेप्थ नहीं पूछेगा, पर ये कम से कम याद रखना है। इतना कम से कम जो जो मैंने आप लोग को बताया, यहाँ से आपको चीज़ें याद रखनी है। आपको ये पार्टिकल पूरा याद रखना है, यहाँ से डाटा फैक्ट निकाल लीजिएगा और ये चार्ट जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? इतना से काम कीजिएगा, आपका इस रिपोर्ट से काम बन जाएगा। वो डाटा फैक्ट आप मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां जहां उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय आपको क्या होता है, जो हम मंथली पर कैपिटा कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर जो करते हैं उसमें औसत खर्च के तौर पर हम देखते हैं। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा एक महीने में अपनी आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं के लिए किया गया खर्च, कुल खर्च कितना है औसत के तौर पर हम देखते हैं। उसी को हम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय कहते हैं। अब इसमें खाने पीने, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य वस्तु सेवा जिसे हम खाद्य और गैर खाद्य के तौर पर हम मानते हैं। अगर खाद्य वस्तुओं के तौर पर क्या कर रहा है, खाद्य वस्तुओं पर खर्च क्या कर रहा है, इसे देखते हैं। और गैर खाद्य वस्तुओं, तो इस तरीके से दो वर्गों में इसे बांटते हैं। ध्यान रखिएगा, उपभोग को, उपभोग व्यय को इस तरीके से आपको याद रखना है। अब है खाद्य वस्तुओं में जितने भी खाने के चीज है वो आ जाएंगे, और गैर खाद्य में जितने भी आपको सेवा की आपूर्ति के क्षेत्र आ जाएंगे वो आ जाएंगे। आपका किसी भी देश या क्षेत्र में जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे प्रमुख कारण, अर्थात व्यय जितना करेगा अर्थात उसकी उसी अनुपात में क्या होता है, आकलन होता है कि उसके पास स्टेटस कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है, यह बात होगी। क्योंकि जिसके पास पूंजी होगा वही पूंजी का निर्माण कर पाएगा, पूंजी निर्माण कर पाएगा। ये बातें आप पहले से भी मैंने इकोनॉमी में बात किया है। तो जिसके पास पूंजी होगा उसके पास निवेश करने की अधिक क्षमता होगी। तो निवेश करने की क्षमता अधिक होगी तो निवेश वो कहाँ कहाँ कर सकता है, एक खाद्य वस्तु में निवेश करेगा, एक गैर खाद्य वस्तुओं में निवेश करेगा, और एक एसेट निर्माण करने के लिए निवेश करे। और तीनों स्तर पर यह क्या बोलता है, उसकी आर्थिक स्थिति को बताता है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है, कवर करनी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए इसका उद्देश्य क्या होगा। यह जीवन शैली, गरीबी स्तर और उद्योग पैटर्न में समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो यह व्यय किया जाता है। आर्थिक असमानता और विकास का मूल्यांकन करने के लिए आसान होता है। जो आपको खाद्य पदार्थों पर व्यय, अनाज, सब्जियां, फल फूल, मांस आदि पर किया। गैर खाद्य पदार्थों में कपड़े, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, आवास आदि, बिजली आदि पर खर्च किया जाता है। कुल मिलाकर हम इसे सेवा के क्षेत्र में भी जोड़ के देख सकते हैं। कैसे मापा जाता है, देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एनएसओ के द्वारा, जो कार्यालय है एनएसओ के द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों के सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है, जो आपको कौन किसके द्वारा किया जाए, सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय के द्वारा। अब याद रखना, यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति के औसत मासिक खर्च के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सब सारे फैक्ट याद रखने। क्लियर है? इसके अतिरिक्त याद रखना है क्या कि महत्व इसका क्या है, तो यह महत्व क्या करे, सामाजिक आर्थिक योजनाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। गरीबी रेखा के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। किसी क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर, उपभोग पैटर्न के विश्लेषण करने में यह महत्वपूर्ण योगदान देगा। नीति निर्माण जैसे सब्सिडी, अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के अंतर देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक खर्च और खाद्य पदार्थों पर करते हैं, तो यह भी फैक्ट आपको दिखता होगा। शहरी क्षेत्रों में गैर खाद्य वस्तु जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन पर अधिक खर्च करते थे। ये सब फैक्ट आपको देखने को मिलता होगा।
इस तरीके से आप प्रश्न के तौर पर जो भी कहाँ कहीं भी किसी रूप से प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्या है इसका, आज का वित्त वर्ष 2023-24 में शहरी मासिक व्यय उपभोग व्यय में रुपये में बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे अधिक है। अब यहाँ मामला फंस जाएगा क्योंकि बिहार दिया नहीं है, तो उपयुक्त में से कौन होगा, तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कमेंट सेक्शन में आप उत्तर बताइएगा। आपको जो सॉल्यूशन बताया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया, एक्सप्लेन किया गया, उस यहाँ से आप प्रश्न को निकालिएगा। और इसका जो सही उत्तर आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर 7 PM में उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप वहां से इसे कवर कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ से पीटी फैक्ट डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन आपको CR 450 है, ठीक है, जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीन ने अपना यह सफल ट्रायल किया। तो यहाँ से पीटी फैक्ट आपको, हालांकि देखिए इससे पहले भी एक वीडियो पहले आया था पर लीक कर दिया गया था आपको नवंबर में ही, पर वर्तमान में यह ट्रेन ट्रायल रन तियानजिन से लेकर बीजिंग के बीच की गई है और लोग इस ट्रेन के कई वीडियो बनाए हैं। तो ये सब चीन के इंटरनेट मीडिया पर यह चल रहा है। तो इसे फैक्ट याद रखना है। चीन में आपको 45,000 किलोमीटर सबसे बड़ा आपको हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। भारत में अगर बात करें हम, टोटल रेल नेटवर्क भारत का 68,000 किलोमीटर का है, पर चीन में हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का आपको 45,000 किलोमीटर का। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, क्लियर है। तो यह आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसे कवर कर लीजिएगा। चलिए, अगर हम इसके बारे में अतिरिक्त भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाओं देश में रेलवे नेटवर्क के आधुनिक बनाने के लिए तेज, सुविधाजनक और यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया है, जिसमें हम बुलेट ट्रेन भी हम बात करते हैं, जो 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम होती है, जो प्रारंभिक ट्रेनों की तुलना में यात्रा समय में काफी समय। अभी हाल ही में जापान के साथ हम लोग समझौता किया कुछ वर्ष पहले ही, तो उस पर कार्य कर रहा है भारत में। हालांकि देखिए वंदे भारत हम बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के वंदे भारत चलाए जा रहे हैं, जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर दिल्ली से हम बात करें, लखनऊ के जो क्षेत्र में चल रहे हैं आपको वंदे भारत, वो 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। वही दिल्ली से जयपुर जो चलते हैं आपको 180 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं। वही आपको जो और अहमदाबाद, सूरत, मुंबई के क्षेत्र में, पुणे के क्षेत्र में जो चल रहे हैं आपको 180 किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड वाले वंदे भारत चल रहे हैं। और आपको इसी तरीके से यहाँ पर एक और भी चल रहा है 160 किलोमीटर वाला। फिर आपको यहाँ पर देखिए बेंगलुरु टू चेन्नई जो चलता है, वो वंदे भारत आपको 220 किलोमीटर पर आवर का भी चल रहा है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है किस क्षेत्र में। कोलकाता जो आपको गुवाहाटी के लिए चलते, ये सब जो वंदे भारत जो ट्रेन है आपको याद रखना किस किलोमीटर, आपको 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये सब चलते हैं। तो जो 3 रेखा है, 3 तरीके से आपको याद रखना है, क्लियर है। हाई स्पीड अगर हम बुलेट ट्रेन आपको चलाए जा रहे चीन के द्वारा 450 है, और हमारा हाई स्पीड अभी कितना है, 220 है। हालांकि हम लोग बुलेट ट्रेन पर कार्य प्रगति पर, जिसकी क्षमता 300 से 350 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से होगी, और भी इस पर प्रौद्योगिकी डेवलप होगी तो और भी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। अगर बुलेट ट्रेन रूट की बात करें तो ध्यान रखिएगा 7 प्रमुख राजमार्ग बनाएगा, वाराणसी, पटना, हावड़ा, दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, नासिक, नागपुर, चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर। तो आप इस तरह हाई स्पीड ट्रेन आप चलाएंगे 7 प्रमुख मार्गों पर। इस तरीके से याद है। उच्च लागत, हाई स्पीड चुनौतियां क्या होंगी, उच्च लागत की बात होगी, जमीन अधिग्रहण की बात होगी, तकनीकी विशेषज्ञता की बात होगी, अन्य समस्याओं में पर्यावरण प्रभाव, वित्त पोषण और संचालन की लागत से संबंधित आएंगे। तो यह चीजें याद रखिएगा। उच्च लागत में हम बात करें, जब हम बात करें मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट की ही बात कर ले, केवल एक प्रोजेक्ट की, तो यहाँ तो 7 प्रोजेक्ट की बात हो रही है। केवल एक प्रोजेक्ट की बात करें अगर मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट की, तो उसमें लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। तो ये बहुत ही खर्च वाला प्रोजेक्ट होता है, जिसमें अधिक वित्त की आवश्यकता होती है, जो भारत जैसे विकासशील देशों में इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। पर मेरा मानना यह है कि विकास की रफ्तार में हमें उस प्रौद्योगिकी को जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे लोगों की सेवा की आपूर्ति जो दी जा रही है, उससे जिससे उससे लाभ प्राप्त हो रहा है, उससे वो कहीं ना कहीं बेहतर प्रबंधन की ओर लेकर जाएगा। तो इस तरीके से यह कहीं ना कहीं बाद में आने वाले समय भी लग रहा है बहुत महंगा है, खर्चा हो रहा है, पर जब ये 20 साल 25 साल के बाद ये प्रोजेक्ट जब धरातल पर होगा, आम समान धारणा में, जैसे पहले हम लोग
कि मेट्रो ट्रेन को क्या बोलते थे, बहुत खर्चीला है, पर वर्तमान में किसी शहर का, शहरीकरण क्षेत्रों का अगर मेट्रो ना हो तो नाड़ी के तौर पर वो जाना जाता है, अगर नहीं हो तो वो शहर हमेशा फंसा फंसा रहेगा। देखते हैं ना, शहर में स्पॉट बन जाते हैं, स्पॉट हीट स्पॉट बन जाते हैं, कारण क्या है कि वहाँ पर यातायात प्रबंधन नहीं है। तो मेट्रो जिस शहर में होगा उस शहर का नाड़ी के तौर पर काम करता है। तो इसी तरीके से मेट्रो, जब बुलेट ट्रेन भी आएगा, अब उसके राय बदल जाएंगे लोग, क्योंकि उससे आवागमन तेज हो जाएगा, लोगों को सुविधा अधिक मिलेगी, लोग पहुंच पाएंगे अधिक, अपने समय की बचत कर पाएंगे, महत्वपूर्ण समयों में अतिरिक्त कार्य कर पाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका हमेशा नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। इसके अतिरिक्त लाभ क्या होगा, तो समय की बचत होगी, आर्थिक विकास होगा, पर्यावरण के अनुकूल होगा, सुरक्षित यात्रा होगी। ये सब फैक्ट याद रखना है। क्लियर है। अब अगर इसके प्रश्न को देखिए, यह भी PYQ में आया है प्रश्न, तो इसे याद रखिए, 2018 में यह प्रश्न आया है। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के बीच चलाई गई, नहीं सॉरी सॉरी 2020 में आया है, यह 2020 में यहाँ से प्रश्न आया है। इसे याद रखें, वंदे भारत के बीच चलाई गई, वाराणसी से नई दिल्ली, नई दिल्ली से जम्मू, जम्मू और नई दिल्ली से मुंबई और नई दिल्ली से लखनऊ। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में दीजिएगा। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जो एक्टिव मोड में अधिक होगा, मेरी बात अभी नहीं समझ रहे हैं, बीपीएससी का जो 70 बीपीएससी का हुआ था, मैंने वहाँ पर बताया था आप लोग का। फिर भी अगर नहीं चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप ही अपना मर्ज का मालिक बनेंगे। बाद में चीज़ें जब हो जाती है तो केवल पछताने से और दांत के नीचे जीभ दबाने से और कुछ नहीं रहेगा, हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, कुछ बच्चे हैं जो लगातार आप उत्तर देते हैं चीज़ों के साथ एक्टिव मोड में, हालांकि भी समझ सकते हैं बीपीएससी का इशू चल रहा है तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, पर जो भी वीडियो जा रही है तो आप उसमें उत्तर देने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें। बिना लिखे बिना उत्तर दिए आप एक्टिव होंगे ही नहीं, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। तो अभी भी समय है, चीज़ों को रेगुलर कीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ों को कवर कीजिए। चलिए, इसका उत्तर दे दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में। चलिए, अब है कि देश भर में नवंबर में जो हुए थे गुणवत्ता के मानक पर खरे नहीं उतरे दवाओं का 111 सैंपल। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो एक सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के प्रयोगशाला में जांच हुई, जिसमें 41 दवाओं के सैंपल मानक कम गुणवत्ता वाले मिले। वहीं राज्यों में की गई जांच में 70 दवाओं के सैंपल मानक खरे नहीं उतरे। अर्थात 111 कुल दवाएं ऐसे जो जो सक्षम मानक बनाए गए हैं किसी भी ड्रग्स के लिए, जो हम यूज करते हैं दवा के तौर पर, वो गुणवत्ता के मानक पर खरे नहीं उतरे। अर्थात देश में निम्न गुणवत्ता, ऐसे इससे पहले पिछले साल भी पिछले साल इसी साल जनवरी या फरवरी में मुझे जहाँ तक याद है, वहाँ भी आपको 79 सैंपल ऐसे प्राप्त हुए थे जो गुणवत्ता पर नहीं है। तो इसके लिए जो सक्षम दवाओं मानक प्राधिकरण है, तो उसके लिए चिंता का विषय लगातार बना जा रहा है। गाजियाबाद, बिहार जिन दवाओं का सैंपल नकली पाए गए, तो हम जैसे राज्यों में आपको क्या हुआ कि अनजान कंपनी या फ्रॉड कंपनियां दवा बेच देती, तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता, हम जहर पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं। इस तरीके से याद रखिएगा, जो सेंटर प्रयोगशाला अक्टूबर में 56 दवाओं का सैंपल और राज्य में 24 दवाओं का सैंपल गुणवत्ता मानक से कम पाए गए। तो आपको यहाँ भी देख रहे हैं, तो आपको कितना हुआ, 80 जो मानक थे, 80 दवाओं का, वो भी कहीं ना कहीं सैंपल प्रभावित हुआ। तो ये सब फैक्ट याद रखना है ताकि चीज़ों को कवर कर सके। देखिए यह क्या होता है कि इससे आपको प्रश्न पूछा जाए, कौन कौन से दवाओं की सूची दी जाती है। तो सूची अभी फिलहाल अभी लंबी सूची थी तो मैंने यहाँ उपलब्ध नहीं कराया, पर इसके कुछ फैक्ट याद रखने, जैसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अर्थात हम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की बात कर ले, तो भारत में जितने भी दवा होंगे, सौंदर्य प्रसाधन होंगे, चिकित्सा उपकरणों को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय नियामक निकाय के तौर पे से हम लोग जानते हैं। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मंत्री कौन है वर्तमान में और राज्य मंत्री कौन है। ये सब मैंने पहले ही आप लोगों को बीपीएससी के बैच में ये सब कवर करा चुका हूँ। मंत्रालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यालय हम बात करें, नई दिल्ली में इस संगठन का है। उसके बाद जो जो यह अधीन है, इसके अधीन है 6 जोनल कार्यालय है, 4 उप जोनल कार्यालय, 13 बंदरगाह कार्यालय और 7 प्रयोगशालाएं इसके अधीन काम करती है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत।
अब है कि यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत काम करता है, उसी के अधीन शक्तियों का वहन करेगा, उसी के साथ निर्देशन देगा। अब ये दवाओं की यह मंजूरी देता है, नैदानिक परीक्षण करता है, मानक तय करता है, आयातित दवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, राज्य दवा नियंत्रण संगठनों के सामने बनाता है। जिस तरह के केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के तौर पर भी ये काम करेगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं जो दवा ड्रग्स से संबंधित है। ये सब सारे फैक्ट याद रखना है, इन सब चीजों को कवर करना है। क्लियर है? आगे बात करें तो इसके बारे में, विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, रुपये की सार्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। देखिए एक आंकड़ा आया है जो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में हम क्या रखते हैं? डॉलर रखते हैं, एसडीआर रखते हैं, एसडीआर रखते हैं जो हम जो आईएमएफ में रखे रहते हैं, विभिन्न प्रतिभूतियां रखते हैं। इस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार की बात होती है। अगर हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार 20 दिसंबर को सप्ताह समाप्त हुआ तो वहां पर 8.48 अरब डॉलर घटकर कितना हो गया? 644, याद रखिएगा, 39 अरब डॉलर। अरब डॉलर हो गया, डॉलर अरब याद रखिएगा, अरब। तो इस तरीके से याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी, अमेरिकी मुद्रा के मजबूत रुख और विदेशी पूंजी निरंतर के कारण ऐसी स्थिति हुई है। और इसके पिछले सप्ताह में देश में विदेशी मुद्रा 1.99 अरब घटकर 6 महीने के निचले स्तर पर 652 रुपया हो गया था। याद रखिए 652 रुपया। तो वर्तमान में कितना है यह याद रखना, 644.39 अरब डॉलर। तो ये सब फैक्ट याद रखने हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कितना उच्चतम स्तर कब हुआ था, उच्चतम स्तर कितना हुआ था, तो यह भी याद रखना 704.88 अरब डॉलर। याद रखना कितना अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर होता है, तो उसी अनुसार पर आपको प्राप्त हो। उच्चतम जो वर्तमान में कितना है विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त हुआ था, तो यह 704 हुआ। तो ये सब फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, इसे याद रखिए। क्लियर है? अगर हम इसके अतिरिक्त हम बात करें कुछ फैक्ट के बारे में, तो याद रखना है कि यहाँ से प्रश्न 2018 में पूछा गया है। 2018 में यूपीएससी के प्रश्न के तौर पर यह, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है? विदेशी मुद्रा प्रति परिसंपत्तियां, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, और विदेशों से ऋण, यह क्या विदेशी मुद्रा भंडार है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां आरबीआई और एसडीआर की सोने की अवस्थितियां, तो अर्थात सोने का जो हम स्टॉक रखते हैं वो एसडीआर का स्टॉक रखते हैं, वो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां रखते हैं। इस तरह की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, विश्व बैंक और एसडीआर से ऋण, क्या यह हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है? ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां आरबीआई के सोने की अवस्थिति और विश्व बैंक से ऋण, क्या यह कथन हमारा सही है, यह जो दिया गया है? तो आपको यूपीएससी 2018 का यह प्रश्न है। तो डायरेक्ट प्रश्न बनाए जाते हैं, जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ वो केवल पीवाईक्यू के टॉपिक के आधार पर होता है। यहाँ पर चीजें ध्यान रखिएगा। जब तक आप, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं सर ऐसे ही बोल देते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ पी वाई क्यू पर कमांड बनाए, कमांड बनाए, कमांड बनाए। जैसे अभी आप लोग री एग्जाम कर रहे हैं जितना जोश से, वैसे ही एग्जाम पी वाई क्यू पर कमांड बनाए, कमांड बनाए, कमांड बनाए करें, तो जाके चीजें और भी बेहतर हो जाए। देखिए अगर विदेशी मुद्रा भंडार पूछ दे तो आप सीधा सा क्वेश्चन फंस जाइए, पी वाई क्यू बनाइएगा, फटाफट उत्तर दे दीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आएगा। तो आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे मेंस के एक टॉपिक पर। तो ध्यान रखिएगा, भारत के लिए बढ़ती रणनीतिक चुनौतियां हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, सबसे पहले उन चुनौतियों को देख लेते हैं, उसके बाद भारत की विदेश नीति कैसे काम करते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए हालिया घटनाक्रम जो भारत के क्षेत्र में, हम पड़ोसी की बात करें ना, पड़ोसी की बात करें तो ध्यान रखिएगा पड़ोसी के, थोड़ा सा मैप टेढ़ा में बना रहा हूँ, रीजन उसके पीछे कि मैंने, ठीक है, मैप अप्रोक्स सोचिएगा। यहाँ पाकिस्तान आप दिख रहा होगा, चीन दिख रहा होगा, नेपाल दिख रहा होगा, भूटान दिख रहा होगा यहाँ पर, और यह बांग्लादेश। यहाँ पर मालदीव दिख रहा होगा, नहीं सॉरी लक्ष्य मालदीव, हाँ मालदीव दिख रहा होगा, श्रीलंका दिख रहा होगा। अगर हम बात करें उसके बाद म्यांमार है, और भी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट नहीं, लुक इस पॉलिसी के तहत जो हम पूर्वी एशिया की बात करते हैं वहाँ पर,
तो इस देशों में अगर हम बात करें भारत की विदेश नीति है तो केवल एक कारक जिम्मेवार जिम्मेवार नहीं होता। अगर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसके साथ जो संबद्ध देश है उसके भी साथ हमारे जो रिश्ते हैं कहीं करवाहट लेगा कहीं मोड़ लेगा। चीन के साथ रिश्ते प्रभावित होंगे तो इन किसी उससे संबंधित जो देश होगा वहाँ पर रिश्ते प्रभावित होंगे। जैसे अभी हाल में बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ अनुबंध चल रहे हैं शेख हसीना के मामले में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं। हमें इसके परिणाम के तौर पर खतरनाक परिणामों के तौर पर चार सामने आ रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा यहाँ पर बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने, हमारी विदेश नीति सबसे पहले उभर कर सामने पंचशील समझौता आएगा सॉरी पंचशील समझौता आएगा, गुजरात सिद्धांत आएगा, वाजपेयी सिद्धांत आएगा, लुक इस पॉलिसी, आपको लुक इस पॉलिसी के संदर्भ में चीज़ें उभर कर सामने आएगी। एक्ट इस पॉलिसी क्या है ये भी उभर कर सामने आएगी। सारे तथ्यों को आपको याद होना चाहिए। इस्लामी कट्टरता के संदर्भ में हम अगर बात करें तो केवल वैचारिक मतभेद नहीं है, यह ध्यान रखिएगा भू राजनीति को भी प्रभावित करता है। इन सारे मुद्दों सारे संदर्भों में आपको समझने की आवश्यकता। वहीं पर ध्यान रखिए इस्लामिक कट्टरवाद का एक जटिल विषय है जिसके दुष्परिणाम और खतरनाक परिणाम आपके कारक व्यापक देखने को मिले। भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता उदय राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण और उसके बाद संरक्षण के मार्ग प्रशस्त किया। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता जैसे ही जुड़ा तो पहले धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में हम बात करते थे, अर्थात सभी धार्मिक 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 आचरणों में हम समान व्यवहार करेंगे। भारत संविधान समान व्यवहार करेगा, भारत का संविधान समान व्यवहार करेगा। जैसे ही हमने 42वां संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े तो जो धर्म है किसी का धर्म उसके अंदर विभिन्न पंथ है तो पंथों के अंदर भी हमारा जो समान व्यवहार होगा। यह जब कॉन्सेप्ट आया भारत में तो क्या होता है लोगों के बीच वैचारिक रूप से क्या हुआ समरसता आया। वही चीजें उभर कर सामने आई कि हम सह अस्तित्व को लेकर चलेंगे। पर क्या समकालीन देशों में भी ऐसा परिवर्तन है? तो बिल्कुल ऐसा परिवर्तन। अगर पाकिस्तान की हम बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, चीन की बात कर ले या किसी भी XYZ की बात कर ले, वहां पर पंथ निरपेक्षता जैसे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसलिए कट्टरता जैसे शब्द इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। हम बांग्लादेश की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, श्रीलंका मालदीव की बात कर ले या XYZ किसी की बात कर ले, कुल मिलाकर बात है कि यहाँ पर स्व पहचान क्या होगी कट्टरता के पहचान खतरनाक परिणामों के आधार पर होगी। यहाँ पर कट्टरवाद कॉन्सेप्ट लेकर आएगा जिसमें पश्चिमी देशों और संस्थागत वैश्विक खिलाड़ी शामिल भी उसमें अपना घी का काम करते हैं। भारत और दक्षिण एशिया शांति की गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रभावित होती, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कुछ चीजों को लेकर, जैसे बांग्लादेश में एक अध्ययन में अलग अलग दृष्टिकोण तैयार जिसमें जो हिफाजत जो इस्लाम और जमात इस्लामी जैसे इस्लामिक कट्टरवादी समूह बांग्लादेश में भू राजनीति और रणनीतिक परिदृश्यों के महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अभी मैंने क्या बोला, भू राजनीति को प्रभावित करता है। तो केवल ये कॉन्सेप्ट नहीं देखना है कि यह कट्टरवादी है, व्यापक स्तर पर आपके अवलोकन के आधार को जन्म देता है कि आप कट्टरवाद को किस रूप से देखते हैं। कट्टरवाद को केवल धार्मिक उन्माद के नजरिए से देखते हैं या भू राजनीति के नजरिए से देखते हैं। देखिए आपको यहाँ से प्रश्न इस बार जरूर पूछने वाला है, अगर यह मेंस में ना पूछे तो इंटरव्यू में पूछेगा। धार्मिक जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता कट्टरता भू राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है, यहाँ से प्रश्न बनाएगा। जैसे हम आपकी बात कर ले, इजराइल के मुद्दे पर बात कर ले, यूक्रेन के मुद्दे पे बात कर ले, या भारत बांग्लादेश के संबंध में, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में, इराक के संदर्भ में, ईरान के संदर्भ में, या पूरी खाड़ी देशों की बात कर ले हम, तो यहाँ पर कट्टरता जैसे शब्द आम है प्रचलन में, यह भू राजनीति को प्रभावित कर दे रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम संबंधों को, दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थापित करने में कहीं कहीं चिंता होती। अभी हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना बांग्लादेश के लिए राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसी बातें उभर कर सामने आई। तो इस तरीके से क्या होता है कि संबंध हमारे कहीं, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान को अपना धुर विरोधी मानने लगा था। जब हम बात कर रहे हैं बंगाल विभाजन की बात हो रही है, वर्तमान में दोनों सरकारें, अभी वर्तमान में यूनिस की सरकार और पाकिस्तान में जो वर्तमान सरकार, दोनों एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बनाने का प्रयास की और जो जो युद्ध हुआ था उसके जो मुद्दे थे उसको सुलझाने की बात करें। हालांकि देखिए ये दोनों अपने अपने राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित हो सकते हैं, दोनों अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो सकते हैं, पर वो क्या वो संबंध वो राजनीतिक जो
विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या भारतीय उपमहाद्वीप में वो संतुलन ला सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। यही चीजें आपको यहाँ से देखने, हिंदुत्व का अत्याचार आपको देखने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद लगातार देखने को मिल रहा है। तो क्या वहां पर अल्पसंख्यक के मुद्दे सुरक्षित रहेंगे, अल्पसंख्यकों के समाधान किए जाएंगे, ये सब मुद्दे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब आपसे प्रश्न पूछे, प्रशासन में कट्टरता, उग्रवाद और धार्मिक कट्टरता खतरा सामने आपको दिखेगा। जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि धार्मिक किसी भी अगर शासन तंत्र में कट्टरता उत्पन्न होता है तो निचले स्तर पर उसकी कट्टरता देखने को मिलती है, जो वर्तमान में बांग्लादेश में मिल रही। कोई भी तंत्र ऐसा नहीं है जो पंथ निरपेक्षता को या अल्पसंख्यकों के मुद्दे को सुलझा कर रख सके बांग्लादेश में। तो इसलिए इस तरीके से आपको यह समझना होगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, किसी देश, मान लीजिए बांग्लादेश यह है, तो इसके आंतरिक क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, वैसे बाह्य कारकों को प्रभावित कर रहा है, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय कारकों को प्रभावित कर रहा है। तो ये फैक्ट याद रखना है। कोई भी शब्दावली शब्दावली जो प्रचलित प्रचलन में आया है, उसके प्रभाव आपको क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से दुनिया वैश्विक भू राजनीतिक ध्रुव में बढ़ रही है। तो इस तरीके से याद रखा, भू रणनीतिक और भू रणनीतिक अर्थात क्षेत्र विशेष को लेकर भू रणनीति स्ट्रेटिकल जो हम लोग स्टेटस बनाकर रखते हैं, और भू राजनीति उस क्षेत्र को ध्यान में रख के जो राजनीति बनती है, उस तरीके से जो बदलाव आए, अमेरिका पश्चिमी नेतृत्व वाले खेमे भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्वाड समूह के रूप में एक साथ सामने आए हैं। तो दूसरी ओर रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश दूसरे खेमे के निर्माण हो रहा है। शीत युद्ध के बाद ऐसी स्थिति में दो ब्लॉक एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। तो आपको इस्लामिक कट्टरवाद खतरा भारत और अमेरिका जैसे देशों के लिए रणनीतिक सहयोग और अभिसम बिंदु साबित हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे रणनीतिक जो सहयोग बढ़ेगा, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप बढ़ेगा, हम समाधान के उस पंच पर पहुंचेंगे। इतना बातें होने के बाद आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि विदेश नीति है क्या। सबसे पहले याद रखिएगा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक विषयों पर पालन करे जाने वाली नीतियों के एक समुच्चय के तौर पर हम देखते हैं। राजनीतिक तौर पर भू राजनीति यहाँ पर जोड़ दीजिएगा अलग से, ये राजनीति के संदर्भ में ही बदलता जाएगा। भू राजनीति, भू रणनीतिक, भू समावेशी, इस तरीके से क्लियर है। अब है विदेश नीति के लिए कम से कम निम्नलिखित 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसे राष्ट्रीय हित होंगे, सुरक्षित करना सभी देशों का अपने राष्ट्रीय, बाहरी परिवेश बनाना, समावेशी घरेलू विकास के लिए अनुकूल बनाना, गरीबी विकासशील देश से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के विकास हुआ, भारत जो है उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण अगुआ, वैश्विक अगुआ बन के उभर कर सामने आना। तो इसी तरीके भारत का विदेश नीति प्रभावित होगा। हम ग्लोबल साउथ की बात कर ले तो हमारा नीति वैसे प्रभावित हो रहा है ना, तृतीय विश्व के तौर पर वैश्विक मंचों पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो नीतियां अपनाएंगे उसी के आधार पर विदेश नीति क्रिएट होगा। भारत या आतंकवाद के मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन, निःशस्त्रीकरण, भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार, वैश्विक शासन संस्थाओं के साथ जो सुधार की बात करता है, तो भारत की भूमिका उसी रूप से विदेश नीति प्रभावित होगी। हमारा डायस्पोरा 30 मिलियन से अधिक है, तो इसके निवासी जो भारतीय है, भारतीय मूल के व्यक्ति, उसके आधार पर भी हमारे रिश्ते बदलेंगे, रिश्ते सुधरेंगे। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें विदेश नीति मौलिक सिद्धांत की बात करें तो पंचशील याद रखना, वसुधैव कुटुंबकम याद रखना, विश्व एक परिवार है तो वसुधैव कुटुंबकम। हाल में G20 सम्मेलन हो, यूएन का विभिन्न सम्मेलन हो, या अन्य मंचों पर इजराइल के मुद्दे पर रूस को समझाया गया, ब्रिक्स सम्मेलन में, आपको G20 सम्मेलन में, G7 के सम्मेलन में, या हम बात करें इस्बा के सम्मेलन, सभी जगह वसुधैव कुटुंबकम की राग भारत के द्वारा अपनाई गई। रीजन उसके पीछे यह दौर विश्व युद्ध का नहीं है, यह युग समावेशी विकास की बात करता है, समायोजन की बात करता है। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को जन्म देता है। यहीं पर हम अगर पंचशील की बात करें तो 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर में किया गया भारत और चीन के बीच समझौते के तौर पर, जहां पर 5 महत्वपूर्ण थे क्षेत्र, जिसमें एक दूसरे क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता को क्या करना, सम्मान करना है, परस्पर गैर आक्रामकता की नीति अपनानी है, परस्पर गैर हस्तक्षेप रहना, समानता और पारस्परिक लाभ एक दूसरे को बनाए रखना, शांति संपूर्ण अस्तित्व को जन्म देना।
ये सब कॉन्सेप्ट आपके लगातार बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उपरांत आपको 1989-91 के बीच नीतियां आपको देखने को मिली बदलाव में, पश्चिम एशिया पुनर्निर्माण, इजराइल के मुद्दे पर नीतियां बदलती हुई दिखी। परमाणु परीक्षण के बाद जब 1998 परमाणु परीक्षण, उसके बाद नीतियां बदल गई। ये सब फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे भारत की विदेश नीति में। अगर हम बात करें मनमोहन सिंह के काल में जो नीतियां बनी, विदेश नीतियां रणनीतिक अर्थव्यवस्था के आधार पर एलपीजी का दौर आता है तो हमने विदेश नीतियों को महत्वपूर्ण बदलाव ले देखने को मिला। लुक इस पॉलिसी वर्तमान में प्रभावित, एक्ट इस पॉलिसी वर्तमान में काम कर रही है। ये सब सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। कुल मिलाकर बात करें तो इस तरीके से हम अपने मूल्यों के लिए अनेक अनेक पक्षवाद और हमारे हितों के लिए द्विपक्षवाद प्रयोग करते हुए प्रतीत आते। ये जो राष्ट्रीय सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन थे, उनके द्वारा ये बातें बोली, वो वर्तमान में सटीक बैठता है कि हमारे अपने मूल्यों के लिए अनेक पक्षवाद है, अर्थात अनेक मत हो सकते हैं, पर हमारे हितों के लिए द्विपक्षवाद का प्रयोग करके प्रतीत होते हुए होंगे। अर्थात द्विपक्षीय बात जब तक हम समाधान नहीं करेंगे, उसके मुद्दे के आधार पर समायोजन नहीं करें, हमारा समाधान नहीं निकल सकता। ये सब सारे फैक्ट याद रखने हैं, यहीं से विदेश नीतियां प्रभावित होगी, आगमित होगी। इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से चीजें पूछ सकता है। आज का मेंस क्या है, मेंस का क्वेश्चन क्या है कि भारत के लिए बढ़ती रणनीतिक चुनौतियां परिलक्षित रूप से सामने आ रही। तो वर्तमान में बहुत से रणनीतिक चुनौतियां उभर कर सामने है। उन सभी चुनौतियों के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन के 2.5 शब्दों में है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप आंसर राइटिंग करिएगा युक्ति है इसके ऐप पर, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल पर, या इस नंबर पर आप कॉल करिएगा 8709323791 पर। आप यहाँ पर कॉल करके चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे। आज ऐसे नहीं था तो चीज़ों को हम जब ऐसे आएगा उस पर विशेष रूप से डिटेल बात करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।